वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा जिसमें मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था किस सब्जेक्ट से किस कितने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं ये डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के जो 22 क्वेश्चन है ये मैं आप लोग को आंसर बताने वाला हूँ, तो इसके ऊपर एक नजर डालिएगा ताकि आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा साथ ही साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आप लोग समझ सके इसके बारे में। तो एक ओवरव्यू भी देता हुआ आप लोगों को चलूंगा, क्योंकि पॉलिटी मैंने आप लोगों को सारा पढ़ा रखा है। टोटल मिलाकर लगभग आप लोगों के पास में 180 से ज्यादा वीडियो हैं, तो इसलिए यहां पर इसके बारे में मैं एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। अगर क्वेश्चन आते हैं कि हाँ मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो आप लोग कम से कम मेरे से पूछ सकते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, तो इसलिए इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। मेरे पास में ये बी सेट है और इसका आर्टिकल 40 जो आर्टिकल बोल रहा हूं सॉरी, आप लोग क्वेश्चन 41 आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो 41 से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ऑल्टरनेट क्वेश्चन टोटल दे रखे हैं, 41 है पहले, यहां पर ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, फिर 43 है, फिर 45 है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर चलने वाले हैं। तो जो 41 क्वेश्चन है यहां पर बात की जा रही है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें पंचायती राज प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में इसके ऊपर लेक्चर ले रखा है पंचायती राज सिस्टम के बारे में, और ये पार्ट 9 में आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को बताया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम आई थी, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारी कंट्री में म्युनिसिपैलिटी आई थी। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। बाकी के जो पार्ट बच गए उनमें क्या क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पार्ट 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में पार्ट 4 का जो ए सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती है। इन सब के ऊपर मैंने अलग अलग से पॉलिटी के आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डे हम लोगों ने यहां पर बात की, बोला जा रहा है कि यहां पर कि थर्ड टायर एडेड किया गया इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। थर्ड टायर मतलब पहले आप लोगों को सेंटर देखने को मिलता है, फिर स्टेट देखने को मिलता है। जब पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी आ गया ग्राउंड लेवल पर, तो फिर इसको थर्ड टायर सिस्टम आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1992 में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1992 में आप लोगों को यहां पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे संविधान में देखने को मिला। तो ये थर्ड टायर सिस्टम जो है यहां पर ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर 1992 में आप लोगों को देखने को मिला। तो थर्ड टायर जो हो गया ऐड किया गया इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। तो फेडरलिज्म होता है संघवाद का ढांचा। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेट किया गया यहां पर नॉर्मली क्या था, देखिए हमारी कंट्री जब आजाद हुई, हमारा संविधान जब इंप्लीमेंट किया गया, उस टाइम पर इसको अलाउ नहीं किया गया था इसके अंदर ऐड करने के लिए, क्योंकि राज्य यानी कि स्टेट नहीं चाह रहे थे कि उनकी पावर जो है वो और ज्यादा नीचे जो पंचायती लेवल पर म्युनिसिपैलिटी पर जाए, अपने हाथ में सारी पावर रखना चाहते थे। तो काफी लंबे समय से इनके द्वारा अपोज किया गया, पर 1992 में जाकर इनकी जो जिद थी वो इनके सामने, सेंटर के सामने नहीं टिक पाई, और सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर डाला। ये पावर सेंटर के हाथ में ही होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इनके संविधान में अमेंडमेंट करने की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे भी। ठीक है, तो 1992 था इसका, 1992 है आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर ये बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। 45वां जो क्वेश्चन है इसमें बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के बारे में बात की जा रही है। तो आर्टिकल 3 के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। तो यहां पर जब आप लोग बात करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। आप लोगों को याद होगा उस टाइम पर जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था, मैंने कहा अगर हमारा मन करे तो हम लोग अगर चाइना को अपनी कंट्री का एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, हमारी कंट्री में आज के में 28 राज्य हैं, अगर हम लोग ऐड करें चाइना को तो चाइना हमारा 29th स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट जो है हमारी कंट्री में, अगर पार्लियामेंट में आप लोग आर्टिकल देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये बात करता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में। तो आर्टिकल 2 यानी कि दूसरा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर ऑल्ट्रेशन करना है आप लोगों को एरिया, ऑल्ट्रेशन करना है बाउंड्री, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा किसमें, आर्टिकल 3 में। एक और कंफ्यूजन कई बार रहता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, और दूसरा होता है यहां पर, एक तो हो गया एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट और दूसरा होता है यहां पर ये एक तरीके से कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, एडमिशन का मतलब है जो ऑलरेडी अवेलेबल है कोई एरिया, जैसे आप लोगों को पता है सिक्किम को हम लोगों ने अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, तो इससे पहले क्या था, सिक्किम जो था वो अलग पार्ट हुआ करता था, फिर हम लोगों ने इसको अपने अंदर मिला लिया, तो इसके चलते यहां पर ये नया स्टेट बन गया हमारी कंट्री का। तो आगे पहले हालांकि यूनियन टेरिटरी रहा, फिर आगे चलकर स्टेट बन गया। तो आंसर क्या है यहां पर, ये आर्टिकल 2 में देखने को मिलेगा, बाकी तीनों पॉइंट जो है आर्टिकल 3 में है। तो पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका, आंसर याद रखिएगा। आंसर मैं कई बार लगाना भूल जाता हूं, वैसे पढ़ाता रहता हूं तो फिर लास्ट में बताना भूल जाता हूं कई बार। तो आंसर डी हो गया, 43 का सी हो गया, और यहां पर 41 का ए हो गया।
आसान सा क्वेश्चन, अगर थोड़ा भी आप लोगों ने ढंग से चीजें सुनी होंगी तो इसके बारे में आप लोग आसानी से बात कर सकते हैं। 47th क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है, रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज नॉट, यानी कि पार्लियामेंट रोल प्ले नहीं करता है, यहां पर इसको रिमूव करना है। तो यहां पर हाईकोर्ट के जज आप लोगों को पता है इंपीचमेंट प्रोसीजर, हालांकि नॉर्मली इंपीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, तो हाई कोर्ट जो हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गए, ये उसी पैटर्न में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एक ऐसी पोस्ट है कि अगर एक बार यहां पर कोई आ जाता है, कैग की पोस्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं, उसको हटाना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये तीनों जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये तीनों में पार्लियामेंट रोल प्ले करती है। पर लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इसमें पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो आंसर इसका डायरेक्ट हो गया यहां पर डी, ठीक है। तो 47th का जो आंसर हो गया वो हो गया डी। कंफ्यूजन मत होइएगा, यहां पर कई सारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है जब भी इलेक्शन होंगे तो आप लोगों से इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें यहां पर एक तरीके से हमारी कंट्री में जब पंचायती राज सिस्टम है तो उसके इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। और पंचायत वाला चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इवन द हिंदू का जब डिस्कशन हम लोग करते हैं उसके अंदर भी मैं जब भी यहां पर ऐसी बात आती है मैं कई बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। तो सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के बारे में बात करते हैं इलेक्शन के बारे में, तो पंचायत लेवल पर कौन करता है? तो पंचायत लेवल पर स्टेट का इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। सेंट्रल लेवल के इलेक्शन जो भी कंडक्ट कराए जाते हैं वहां पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, पर लेकिन यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में पावर दे रखी है जब हम लोग पंचायत के सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां पर फटकार भी लगाई जाती है, कई बार राज्य के जो इलेक्शन है वो ढंग से कंडक्ट नहीं कराते हैं पंचायती राज लेवल पर, क्योंकि यहां पर स्टेट जो है अलग अलग राज्य अपनी अपनी नीति फॉलो करते हैं। कहीं पर 2 टायर सिस्टम है पंचायत का, कहीं पर 3 टायर सिस्टम है। ये तो मैंने आप लोगों से पूछा भी था, आप लोगों को याद होगा जब चैप्टर आप लोगों को पढ़ा भी रहा था। अच्छा, अपना स्कोर जरूर लिखेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आए, ठीक है, जिससे कि दूसरे बच्चे भी आइडिया लगा सकें। उसके चलते आप लोग क्या कर पाएंगे, उसके चलते आप लोग अच्छे से चीजों को एक ओवरव्यू ले पाएंगे, कट ऑफ क्या क्या रह सकता है। आसान सा क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया गया। बात की जा रही है यहां पर सीबीसी के बारे में। आप लोगों को मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ाई थी, याद होगा। तो सीबीसी के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक तरीके से ये जो होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, शायद इसको हिंदी में बोलते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस जो आयोग है, यहां पर ये कमीशन जो है, ये एक हमारी कंट्री में स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहले तो स्टैट्यूटरी भी नहीं थी ये, ठीक है। 1964 में जब बनाई गई तब तो स्टैट्यूटरी भी नहीं थी, फिर आगे चल के 2003 में इसको स्टैट्यूटरी का दर्जा दिया गया। स्टैट्यूट यानी कि एक तरीके से लॉ के थ्रू इसको बनाया गया यहां पर। तो हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी करप्शन को रोकने के लिए, के संथानम कमेटी, उसके द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया था कि ऐसा कुछ हमारी कंट्री में होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आते हैं आप लोगों से। पार्लियामेंट के द्वारा 2003 में फिर इसको स्टैट्यूट यानी कि लॉ के थ्रू पास किया गया, तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूशन है यहां पर, ये इसके रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये संविधान में इसके बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर ये बात कर रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। तो 53 है यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में, तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात की जा रहा है, तो डायरेक्ट एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 263। फाइनेंस कमीशन के बारे में जब भी आप लोग सर्च करेंगे आर्टिकल 280 निकल कर आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आर्टिकल 323A निकल कर आएगा। पर लेकिन यूपीएससी के बारे में जब आप लोग सर्च करेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट पीसीएस में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है चलिए कोई नहीं, मजाक था। तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये आर्टिकल एक नहीं है, कोई 315 आर्टिकल दे दिया बस। यहां पर आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर वैसे आप लोग देखकर चलिए, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर देखा जाए तो इसका डी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। पर लेकिन अगर पूछा जाए कि करेक्ट कौन से हैं, तो सारे करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पार्ट 14 है, पार्ट 14 में मेंशन किया इसके बारे में चैप्टर 2 के अंदर में। पर लेकिन आर्टिकल 315 से लेके ये आप लोगों को 323 तक यहां पर देखने को मिलते हैं, जब इनके लिए डायरेक्ट सिंगल आर्टिकल आप लोगों को नजर आ जाएगा कई बार, ठीक है। तो यहां पर ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन, मतलब एक तरीके से सारे आंसर सही है अगर वैसे देखा जाए तो, पर लेकिन एक आंसर का जो फ्रेमवर्क रहता है उसके हिसाब से चले तो आंसर डी आ रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहां पर, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यहां पर कंफ्यूजन के चलते हर एग्जाम में आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग उस कैटेगरी में मान भी सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर बोले तो डी आंसर आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था यहां पर 53 जो हो गया यहां पर।
सॉरी 55 जो हो गया यहाँ पर, ये तो डायरेक्ट एक तरीके से, ये थोड़ा एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, टफ टाइप का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो चेयरपर्सन पूछा गया, नेशनल कमीशन वुमेन के जो नेशनल कमीशन होते हैं, नेशनल वुमेन कमीशन होता है उसका चेयरपर्सन, और ये भी पुराने पूछे गए, अभी रिसेंट का इससे रिलेशन नहीं है। तो 55 जो है, तो 55 का आंसर यहाँ पर डी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया यहाँ पर डी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे इसको, जाकर सर्च कर लीजिएगा। पर ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन जो होते हैं फंसाने के लिए पूछे जाते हैं कि हम नॉर्मली गलत हो गई, तार तुक्का मार मुक्के वाली बात आ जाती है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ज्यादा अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं होते तो ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के सामने बात की जा रही है आर्टिकल 371 जे के बारे में। तो ये आर्टिकल 370 में, जैसे आर्टिकल 370 आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, पर लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस अभी यहाँ पर हटा लिया गया है। दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई हमारी कंट्री में, एक तो है लद्दाख और दूसरी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। पर बाकी का आर्टिकल 371 के बारे में अगर बात करूं, तो आर्टिकल 371 के ए में नागालैंड देखने को मिलेगा, बी में आसाम, सी में मणिपुर नजर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, डी में आंध्र प्रदेश। इस तरीके से अगर आप लोग चलिएगा तो यहां पर ई में आप लोगों को आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 371 डी एंड ई, ठीक है। आर्टिकल 371 जी का आप लोगों को मणिपुर देखने को, मिजोरम देखने को मिलेगा। आर्टिकल 371 का एफ आप लोगों को सिक्किम देखने को मिलेगा, जे आप लोगों को हैदराबाद एंड कर्नाटक रीजन, एच आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर जो आर्टिकल 371 गुजरात एंड आप लोगों को महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कई बार मैच करने के लिए इस तरीके से आप लोग आ जाते हैं। तो यहां पर जो इसके बारे में बात की जा रही है, तो इसका होगा कि यहां पर ये हो गया यहाँ पर हैदराबाद और कर्नाटक। तो आर्टिकल 57 का हो गया बी, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो गया। इंटरेस्टिंग है, कई बार ऐसे क्वेश्चन अब की बार यूपीएससी ने भी काफी फोकस दिया, आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल सेक्शन एनालिसिस किया था, और यहां पर भी यही काम किया जा रहा है। यहां पर डायरेक्ट आप लोगों से बोला जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कौन से पार्ट में आती है, तो पार्ट डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से में आती है, पार्ट 4 में आती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अगर बात करें स्टेट्स के बारे में, तो 6 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्ट 6 स्टेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, तो ये आप लोगों को 14 में देखने को मिलेगा। मैंने अभी बताया ना कि यूपीएससी के बारे में हम लोग बात करें तो पार्ट 14 में आती है, ठीक है। पर लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप लोगों को यहां पर जो देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट 5 में, यानी कि एग्जीक्यूटिव यूनियन आर्टिकल 76 के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। तो इसका पार्ट यहां पर गलत दे रखा है, तो ये कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट 13 जो यहां पर लिखा गया, पार्ट 13 क्या है, ये क्या कुछ है पार्ट 13 के अंदर, तो इसको जाकर आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्या है या फिर नहीं है, जो भी आप लोग देखे इसमें थोड़ा सा एक बार फोकस दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आंसर ही देखने हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर इसका सी हो गया, ओके। नेक्स्ट जो यहां पर क्वेश्चन है, ये बात की जा रही है लार्जेस्ट एस्टिमेट कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। सॉरी, मैंने क्वेश्चन में आंसर भी पढ़ दिया आप लोगों के साथ में। लार्जेस्ट कमेटी के बारे में बात की जा रही है, तो एस्टिमेट कमेटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जिसमें टोटल मिलाकर 30 मेंबर आप लोगों को यहां पर नजर आते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट नेक्स्ट आप क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, 63 क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड है यहां पर सिटीजनशिप के बारे में। याद होगा आप लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम पर, कई बार मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई थी। यहां पर आंसर इसका सी हो गया, 63 का आंसर है सी, क्योंकि पार्ट सेकंड में आप लोगों को ये यहां पर आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, और इसके ऊपर पॉलिटी के अंदर मैंने अलग से चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर रीजनिंग और असर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये बोलता है कि एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, तो कंटिन्यूटी भी देखने को मिलती है, चेंज भी देखने को मिलते हैं। दूसरा बोला गया कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कंटेन करता है एलिमेंट ऑफ, ये यहां पर फॉलोइंग, जैसे कि मॉडर्न स्टाइल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ट्रेडिशनल भी देखने को मिलेगा, और सेंट स्टाइल भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो आंसर है यहां पर ये सही है, ठीक है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देखने को यहां पर मिल रहा है कि हाँ, जिस तरीके से कंटिन्यूटी भी है और चेंज भी है, तो मॉडर्न, ट्रेडिशनल और सेंट स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। हो सकता है कई सारे यहां पर एक तरीके से इसका बी आंसर भी लगाएं, पर लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां पर इसका सी, इसका ए आंसर सही होगा, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि बी आंसर भी हो सकता है, तो आप लोग इसको एक तरीके से, मतलब वो नहीं कहते रिव्यू वाले उसमें डाल सकते हैं सेक्शन में, क्योंकि अब मैंने तो इसको बता दिया कि इस तरीके से हो सकता है। अब यूपीपीसीएस इसको किस तरीके से देखते हैं जब आंसर की आप लोग की आती है, तो मेरे हिसाब से यहां पर ए लग रहा है, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं। अगर कोई गलती है तो वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन दो तरीके से यहां पर पूछा जाता है। एक तो बात की जा रही है मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट, ठीक है। तो यहां पर मिनिमम स्ट्रेंथ पूछ ली है, तो मिनिमम स्ट्रेंथ आप लोगों को यहां पर 12 देखने को मिलेगी।
कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि यहाँ पर जो इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो ये 15% आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल ऑफ मेंबर जो होते हैं, ठीक है। अगर वहां पर बात करें लोकसभा के अंदर और यहां पर बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा असेंबली के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूजन देखने को मिल जाते हैं इसको रिलेटेड। तो मिनिमम यहां पर 12 हो गया और बाकी अगर मैक्सिमम की बात करें तो 15% आप लोग यहां पर याद रखिएगा टोटल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोनों अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एक बार पहले वाली चीज पूछ लेगा, एक बार दूसरे वाली चीज पूछ लेगा। पर लेकिन अगर एक बार आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी, फिर पहले वाली पूछे या फिर दूसरे वाली, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। और ये जो फिक्स यहां पर की गई थी ये काफी इंटरेस्टिंग है। पहले बहुत सारे मिनिस्टर बना दिए जाते थे दुनिया भर के, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया यहां पर 2003 में, तो उसके हिसाब से इसको फिक्स किया गया कि ऐसा कोई फंडा यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से 15% मैक्सिमम कर दी और मिनिमम यहां पर 12। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर बात करें तो ये तो आप लोग जानते हैं केशवानंद भारती जी की अभी डेथ हो गई, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया घुमा फिराकर और यहां पे भी पूछा गया। तो केशवानंद भारती जी का केस था 1973 का, जिसके बेस पर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। तो ये तो काफी ज्यादा न्यूज में था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने जरूर आएंगे निकल कर। अगर आप लोग यूपीएससी का पेपर लगाकर गए तो आप लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि जो यूपीएससी में दे रखा था यहाँ पर डायरेक्ट उसका उल्टा पूछा गया आप लोगों से एक तरीके से, क्योंकि वहां पर जो बातें बोली थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बात की जा रही है यहाँ पर नोट करेक्टली मैच के बारे में। आर्टिकल 39A के बारे में बात की जा रही है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री एड के बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, तो यहां से निकल के आया, आप लोग देख सकते हैं। डीपीएसपी की बात की जा रही है सारी। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 44 यानी कि 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 50, यहां पर आर्टिकल 50 आएगा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये मैंने आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आर्टिकल 50 आएगा ना कि आर्टिकल 48। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि चाहे यूपीएससी की तैयारी करिए चाहे स्टेट पीसीएस की, ये सारी चीजें आप लोगों की घुमा फिराकर पूछ ली जाती है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ ले, आगे चल के स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोगों ने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 76 होता है, पहले तो ये याद रखेगा। और ये प्रेसिडेंट की रहमो करम पर जिंदा रहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज द एप्रोप्रिएट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल जो रिसीव करता है रिन्यूमिनेशन जो भी रहता है पार्लियामेंट ये डिटरमाइन करती है, पार्लियामेंट नहीं, यहां पर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करेगी। तो आंसर क्या हो गया इस पर 73 का, तो 73 का जो आंसर हो गया वो गया ए, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। और अभी हम लोगों ने देखा कि कहां पर ये मेंशन होता है, तो पार्ट 5 में मेंशन होता है एग्जीक्यूटिव के अंदर, आर्टिकल 76, ठीक है। तो 59th जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो एक तरीके से दोनों क्वेश्चन जो है वो एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल गए, यानी कि एक साथ दो क्वेश्चन आ गए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पर हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, कौन है, क्या ये आप लोग बता सकते हैं? ये भी कम से कम पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये क्वाज़ी फेडरलिज्म के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है और रीजन है वो करेक्ट है। तो इंडियन फेडरलिज्म बोला जा रहा है कि क्वाज़ी फेडरलिज्म है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार हमारी कंट्री को क्वाज़ी फेडरलिज्म बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरलिज्म स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये रीजन है, इसका रीजन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर ये, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, यानी कि ये इसका रीजन नहीं है, रीजन गलत दे रखा है कि इसका रीजन ही है, पर लेकिन स्टेटमेंट सही है कि इंडिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है उसके पास में, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर देखिएगा, तो असर्शन रीजनिंग पढ़नी है और फिर आंसर देना है क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये ज्वाइंट सेटिंग के बारे में बात करें, पर लेकिन ज्वाइंट सेटिंग के बारे में आप लोगों से अगर पास का क्वेश्चन कोई पूछे कि ज्वाइंट सेटिंग कितनी बार हुई है हमारी कंट्री में, तो 4 बिल के लिए ओनली अब तक ज्वाइंट सेटिंग हुई है। पहली हुई थी डोवरी के लिए, डोवरी प्रोफेशन यानी कि जो आज के डेट में दहेज लिया जाता है उसको रोकने की बात की थी, तो 1961 में ज्वाइंट सेटिंग हुई थी। बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट के लिए 1977 में यहां पर देखने को मिली। पोटा को लेकर जब बात की गई यहां पर, तो उस टाइम पर यहां पर 2002 में आप लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर वुमेन जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो कि बिल आप लोगों को देखने को मिलता है, हालांकि अब तक पास नहीं कराया गया, तो इसको देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये 4 अब तक यहां पर ऐसे हैं, बार बार बात भी की जाती है कि इसको लेकर आगे बढ़ो यहां पर ज्वाइंट सेटिंग के थ्रू। आर्टिकल 108 में आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिल जाएगी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मनी बिल ये यहां पर बात की जा रही है इसके बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, इनसे रिलेटेड नहीं होती है, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए होती है ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ताकि जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये है 79th क्वेश्चन। यहां पर जो बात की जा रही है कि जब यहां पर लॉकडाउन लगाया जाता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में आती है ड्यूरिंग लॉकडाउन, किसकी वजह से? तो यहां पर देखिए, अगर बात करें यहां पर, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एपिडेमिक, ये डिजीज एक्ट है, कई बार द हिंदू में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया।
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है, पर लेकिन कहीं पर भी हम लोगों ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है इसके बारे में बात नहीं की। तो अगर तीसरा ऑप्शन आप लोग यहां पर गलत कर देते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है, इसको छाड़ लेते हैं, तो फिर सी आंसर आप लोग यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है। तो आंसर इसका यहां पर सी हो गया। नेक्स्ट बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। तो ये डायरेक्ट आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग यहां पर इसका आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट आर्टिकल पूछे गए हैं। तो 81 का आंसर आप लोग को सी देखने को मिलेगा जब आप लोग मैच करेंगे, यानी कि ए का जो हो गया, ए का सेकंड हो गया, ठीक है, बी का जो हो गया, बी का तीसरा हो गया, सी का जो हो गया, सी का 4 हो गया, ठीक है, और यहां पर जो डी हो गया, ये हो गया डी का 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि कौन सी डेट थी जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर, ये लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, आप लोगों के सामने बात की जा रही है कि नेशनल फ्लैग हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 22 जुलाई 1947। पर लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछे कि फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में कब देखने को मिला, तो याद रखिएगा अगस्त 7 है यहां पर, ये अगस्त 7, ये है 1906, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है, ओके। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया, ओके। तो ये था यहां पर आप लोगों के सामने एनालिसिस। अपना बताइएगा कैसा स्कोर आप लोगों को लग रहा है, कितना आप लोग अटेम्प्ट कर आए, और एक दूसरे का आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कराया। तब तक के लिए जय हिंद।